आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क्स और मैं विजय खान। आज हमारे साथ हैं हमारे पत्रकार साथी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। काफी दिनों से इन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है, समाज की सेवा की है कई अपने तरीके से कई रूप में, और आज हमारे चैनल पर हमारे स्टूडियो पर उपस्थित है। हम इनसे कुछ बात करेंगे समाज को लेकर, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनमें कुछ बात करेंगे, इनकी राय जानना चाहेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि ये वो मुद्दा जो आज समाज में चल रहा है उस पर अपना उचित राय रखते हुए जनता तक एक संदेश पहुंचाएं कि हम पत्रकारों की विचारधारा क्या है, हम पत्रकार क्या सोचते हैं। और ऐसा नहीं कि हम किसी एक सरकार को फॉलो करते हैं या किसी अपोजिट को फॉलो करते हैं। पत्रकार का जो नियम होता है वो किसी को फॉलो नहीं करता, वो सच्चाई जनता के सामने लाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही बात करते हैं रामजी दुबे जी के साथ। रामजी दुबे जी, आप जनता के सामने हैं और काफी लोग आपको देख रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो आज इस समय देश में चल रहा है, एक इलेक्शन का दौर आता है, पहले एजेंडे दिए जाते थे कि ये हमारा एजेंडा है, हम इस पर काम करेंगे। आज एजेंडा कुछ दिया जाता है, सरकार 5 साल में काम कुछ करती है, जैसे कि सब कुछ फ्री का आलम जो चल रहा है, क्या ये देश का बेड़ा कर सकता है या देश को और उत्थान की ओर ले जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी संकट के समय कुछ चीजें हम फ्री दें। जैसे कि कोरोना महामारी के समय हमने कुछ लोगों को या सभी लोगों को लगभग अन्न उपलब्ध करवाया। ये उचित था क्योंकि देश का कोई नागरिक भूखा न सोए। लेकिन अगर हम आजीवन ये एक परंपरा बना लें कि हम सभी चीजें फ्री दें, तो ये पूरा समाज एकदम काहिल हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि शिक्षा और चिकित्सा के अतिरिक्त कोई चीज फ्री देना ही नहीं चाहिए। ये हमारी अपनी राय है। यानी कोई महामारी, वैश्विक महामारी हो, जैसे पूरे देश को संकट है, उस समय सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन चुनावी मुद्दा जीतने के लिए जो फ्री का एजेंडा है वो गलत है, आप मानते हैं? 100% चुनावी मुद्दा ये बनाते हैं लोग जीतने के लिए, और जनता को भी ये समझना चाहिए कि कितने दिन तक ये चलेगा, देश कंगाल हो जाएगा। अतः ये फ्री वाला नारा रोक देना चाहिए। आज जैसे कि बढ़ती जनसंख्या देश को कहीं न कहीं परेशान कर रही, चुनौती दे रही है, हर तरीके से जो तंत्र है हमारा वो कहीं न कहीं विकृत होता जा रहा है। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, सत्ता, शासन, प्रशासन, सब कुछ ये जनसंख्या नियंत्रण न होने का ही वजह है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो दर्शक है उन्हें क्या आप सजेशन देंगे, क्या राय देंगे? देखिए, मैं तो पूरे देशवासियों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि सरकार नियम बनाए या ना बनाए, जनसंख्या नियंत्रित वो कर ही ले। और लेकिन आज क्या होता है कि कोई वर्ग विशेष सोचता है कि मेरा वर्ग बढ़े, मेरी जाति बढ़े, हमारे धर्म के मानने वाले बढ़े। वो कोई हो, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता हूं, लेकिन सरकार बनाने के लिए, सत्ता पाने के लिए हम जनसंख्या तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसी को सुख सुविधा नहीं दे पाते, शिक्षित नहीं कर पाते। और शिक्षित नहीं कर पाते हैं तो जो हमें चुनाव करना चाहिए, मूर्ख, अविवेकी, अज्ञानी का जो भी मन पसंद होगा वो नेता भ्रष्ट, नहीं तो क्या फिर राजा हरिश्चंद्र होगा। जब हम शिक्षित नहीं कर पाते हैं तो हम चुनते किसके हैं? मूर्ख को चुनते हैं, और आगे जाकर के जनसंख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इस पे हमको ब्रेक लगाना नितांत आवश्यक है। जैसे भी एक ताजा सर्वे के अनुसार पता चला है कि दिल्ली सरकार, मैं एक सरकार की बात करता हूँ, दिल्ली सरकार जैसे कि रोहिंग्याओं को बसाती है, 10,000 रुपए आर्थिक व्यवस्था देती है उन्हें, और उसके साथ साथ जो आज अभी लाइट बिल, राशन कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं, जो सरकारी दस्तावेज हैं, वो बहुत ही सरल तरीके से मुहैया हो जा रहा है उन्हें। तो ये किस तरह से है? सरकार को इस पर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, न कि प्रदेश स्तर के सरकारों को देखते हुए, क्योंकि भारत में किसकी सरकार है उसको इस बात पे सोचना होगा। बिल्कुल कि अन्य प्रदेशों में क्या चल रहा है। केंद्र सरकार को इस पे बड़ा ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। केवल फ्री शब्द ही उन्हें दोबारा कुर्सी पर लाया है। और यही नहीं, आप अगर दिल्ली से थोड़ा बाहर जाएं तो आप बंगाल की तरफ भी देखें, सरलता से प्रपत्र उपलब्ध करा करके वोट बैंक तैयार की जा रही है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार। हमारा सवाल नंबर 2 जो जनसंख्या नियंत्रण पर था, उस पर आप सहमत है कि जल्द से जल्द भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए? एकदम कदम उठाना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर आप क्या राय देंगे? देखिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए,
क्योंकि अगर हमारा देश एक है तो एक ही कानून होना चाहिए। एक कानून दूसरे के लिए, एक कानून दूसरे के लिए, ये विभेद पैदा करता है और जहां पर विभेद होगा वहीं पर विवाद होगा। बहुत पहले से दुबे जी ये चर्चा चली आई रही है कि भारत में अनेकता में एकता है, विभिन्नता होने के बावजूद भी हम एक हैं, लेकिन यहीं पर भारत का एक पोल खुल जाता है कि विभिन्न लोगों के हिसाब से विभिन्न मजहब जो है यहाँ पर उनके हिसाब से अपना कानून है, वे अपने कानून को मानते हैं, न कि भारत के संविधान को मानने का बात करते हैं। और जब कभी कोई बात होती है तो कहते हैं हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। ये देखिए वो उनका स्वार्थ होता है, उन्हें जब अपने निजी स्वार्थ की बात आती है तो वो अपने धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं, और जब और दूसरे स्वार्थ की बात आती है तो संविधान की तरफ मुड़ जाते हैं। ये 100% गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जो देश के लिए कानून हो, जो एक हो और हर नागरिक। आज सवाल नंबर हमारा जो 3 नागरिक संहिता जल्द से जल्द जो है देश में लागू होना चाहिए, इस पर आप सहमत हैं? बिल्कुल। जो डीजे आज एक आधुनिक है, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग ध्वनि प्रदूषण अपने ऐसे प्रोग्रामों में करते रहते हैं, लेकिन डीजे एक ऐसा वाद्य यंत्र है, डायबिटीज और जो थायराइड, ब्लड प्रेशर आदि के जो मरीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं बहुत घातक तौर पर यह सिद्ध होता है। जैसे कि आपके घर में शादी है, पड़ोस के घर में शादी नहीं, लेकिन उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो डीजे है इसको तो तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मैं आपको एक बार, शायद आपको पता भी हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विषय में एक बार सख्ती से प्रमाणित किया था कि भाई डीजे बंद होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उससे जुड़े हुए व्यवसायी जो है वो कहाँ जाएंगे? व्यवसाय के और भी तो तरीके हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम रोग फैला करके, दर्द फैला करके हम व्यवसाय करें, क्योंकि इसका भुक्तभोगी मैं स्वयं रह चुका हूँ। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मुझे अपनी भतीजी की शादी से दूर हो जाना पड़ा उस डीजे के कारण। इसलिए डीजे इसलिए मैं नहीं कहा मुझे दूर होना पड़ा। इसी तरह और भी लोग रोगी होंगे जिन्हें दुख पहुंचता होगा, इसलिए डीजे बंद होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। हमारे चौथे सवाल पर भी आप सहमत है कि डीजे बंद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए उनके रोजगार को न देखते हुए, क्योंकि वो एक रोजगार को मान लीजिए उसमें 10 लोग जुड़े होंगे, लेकिन उस डीजे से प्रभावित होते हैं करीब करीब सैकड़ों लोग। जी। हाँ, तो डीजे भी बंद होना चाहिए। और हमारा एक सवाल, आज के समय में जो भी प्राचीनतम बहुत ही गर्म मसला है, नवनीत राणा का, उन्होंने कहा कि मैं उद्धव सरकार के घर पे जाके हनुमान चालीसा की पाठ करूंगी, तो इस पर आप क्या कह सकते हैं कि उनका फैसला उचित था या अनुचित? देखिए, एक बात जो इस विषय पे मैं कहना चाहूंगा कि चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे नमाज हो, ये इसके लिए बनाए गए हैं, या तो मंदिर या तो मस्जिद, या तो व्यक्ति स्वयं अपने घर में या आमंत्रित किए जाने वाले व्यक्ति के घर पे जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ता है। नवनीत राणा जी ने किस भावना से, मैं तो कहता हूं देखिए ऐसी राजनीति को रोक देना चाहिए। आप मुख्यमंत्री के घर पे जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रही हैं, ऐसा आपको नहीं करना। लेकिन बुराई क्या है? नहीं, बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता है तो आप जबरन वहां जाकर के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। हाँ, एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी, जिनके पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, तो उन्हें आमंत्रित करना चाहिए था, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़वाना चाहिए था, लेकिन संभवतः हो सकता है उन्होंने अरेस्ट करवा दिया, उन्होंने तो गिरफ्तार करवा दिया। हनुमान चालीसा में साफ शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि नहा धो करके पढ़िए या पूजा घर में पढ़िए या कहीं पर देवस्थान में पढ़िए। उन्होंने तो कहा चलते चलते पढ़िए, बैठे बैठे पढ़िए, आप कार्य करते करते पढ़िए। उन्होंने कहीं पे ये प्रतिबंधित ही नहीं किया। तो मुख्यमंत्री का घर हो या किसी और का घर हो, अगर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना था तो जैसा कि आपने कहा उनको सादर आमंत्रित कर देना चाहिए था कि आप आइए हमारे घर पे बैठ के पढ़िए। यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन आज के निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए यदि उन्होंने आमंत्रित नहीं किया तो उन्हें भी इसकी जिद नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद का जो कदम है वो 100% गलत है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने इसके बाद जो व्यवहार करवाया है, गलत तरीके से उन्हें अरेस्ट करवाना,
गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करना, शिव सैनिकों का हुजूम जमा करना, ये सब चीजें ये गुंडागर्दी प्रदर्शित करती है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कहीं ना कहीं आप इस बात को दोनों मानने तरफ को तैयार करती है कि शिवसेना भी अपने मुद्दे से भटक चुकी है, शिवसेना स्वार्थ की राजनीति कर रही है। वर्तमान समय में जो मुद्दा है आजकल जो देखने को मिल रहा है, ये कुर्सी का मुद्दा सब पे भारी पड़ा है और निश्चित तौर से वो अपने रास्ते से भटके हुए हैं। जैसे कि सुबह में अजान होती थी, लोगों के अंदर उस बात का मतलब एक होता था कि सुबह सुबह अजान होना और तत्काल वही समय में आरती हो जाना, ये एक मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद क्या होता था, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता था वहां पर आरती और भजन अजान के समय में नहीं करने दिया जाता। तो इसके लिए कई गर्म मुद्दे ऐसे उठे कि भाई माइक से ये सारी व्यवस्थाएं बंद कर दिया जाए, न मंदिर में आरती हो और न मस्जिद में अजान हो, लोग अपने अपने परिसर और प्रांगण तक सीमित रखें, अपनी बुलंद आवाजों से प्रार्थना करें, भजन करें और ईश्वर अल्लाह को पुकारें। तो इसमें बुराई क्या था, ये ऐसा मसला क्यों चल रहा है आज कि लोग एक तरफा मजहबी फसाद करने पर तुले हुए हैं? देखिए, मैं अभी पिछले कई बातों को लेकर के एक बार मैंने कहा कि मजहब के कुछ ठेकेदार हैं और वो अपने भाषणों से, अपने विचारों से लोगों को सिर्फ भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसमें आम पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं है। और जहां तक अजान की बात है, देखो अजान बड़ी बड़ी चीज है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड बड़ी बड़ी चीज है, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत आप इतनी आवाज न कर दे। मैं तो यही ने कहा कि भाई हमारे किसी कर्म से, किसी वाणी से किसी दूसरे को तकलीफ न हो। आज का जो माहौल है, व्यक्ति आया है, सो रहा है, जग रहा है, ऐसे में अगर आवाज ज्यादा होती है, प्रदूषण फैलता है, उनके कानों तक जाती है तो लोगों को पीड़ा पहुंचती है। तो क्यों ना हम इसे नियंत्रित करें। लेकिन इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि पूरे देश में जन जागृति होना चाहिए, विवाद नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो पर आए और आपने बहुत ज्ञान की बातें की, बहुत अच्छे आपने विचार रखे और हम चाहेंगे कि जनता जो हमारे दर्शक है वो देखने के बाद कुछ न कुछ